बच्चों आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट इवोल्यूशन को 30 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं विद द पॉइंटर्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ऑल्सो बच्चों इस सेम चैप्टर का आज हम लोग 180 एमसीक्यूज ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारे पास एनसीईआरटी क्या कहती है, यहां पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बात करती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। सो जो भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पर, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ पर लाइफ फॉर्म की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? उसे हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं जी। अच्छा, अब ये स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? स्टेलर डिस्टेंस जो कि बहुत दूर की डिस्टेंस होती है, तो स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग कैसे नापते हैं? दे आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर्स में ही नापते हैं जी। ठीक है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी कहती है बिग बैंग एक्सप्लोजन के बारे में बात करती है कि एक बहुत ही बड़ा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था जी। इसी बिग बैंग एक्सप्लोजन को हम लोग सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन कहते हैं जी। अब इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ था? आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये यूनिवर्स कब बना था? ये आपके पास 13.8 बिलियन ईयर अगो आपके पास यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये एक न्यू एनसीईआरटी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जी। अब जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तो अर्ली यूनिवर्स की फीचर्स क्या क्या थी? सो अर्ली यूनिवर्स जो था इट वाज कंप्राइजेस द क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो जो पूरे यूनिवर्स थी वो गैलेक्सीज से मिलकर बनी हुई थी। अब गैलेक्सीज के अंदर क्या क्या था बेटा जी? आपके स्टार्स थे, क्लाउड थे, गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है। फिर हुआ क्या? यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपांड किया और हमारे पास ओरिजिन ऑफ अर्थ देखने को मिला। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है बेटा जी? सो 4.5 बिलियन ईयर अगो देखने को मिला है जी। ठीक है। अर्थ किस गैलेक्सीज में आता है जी? इट अकर्ड इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये किस गैलेक्सी में आता है? ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा अर्थ। ठीक है। अब हुआ क्या? जैसे आपके पास यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, अब यूनिवर्स एक्सपांड करता चला गया। देखिए, इवेंट आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जब एक्सपैंड किया तो अब क्या क्या इवेंट्स हुई है? देखिए, आपके पास टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर गई, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, गैसेस कंडेंस करने लगी और वो गैसेस कंडेंशन से आपके पास गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, फिर कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया जो ये बताती है कि अर्ली अर्थ पे लाइफ पहली बार कैसे आई। देखिए, हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ पर लाइफ कैसे आई, इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया था। देखिए, तो अर्ली अर्थ पे किसी प्रकार का भी एटमॉस्फेयर नहीं था। नो एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेड ऑन द अर्ली अर्थ। दूसरी बात, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये सब कहां से रिलीज हो रहे थे? इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टेन मास। ओके, मोल्टेन मास। और ये किसको कवर कर रहे थे? ये सरफेस को आपका कवर कर रहे थे जी। अब हो क्या रहा था? आपके पास वाटर था। अब यूवी रेस, क्योंकि किसी प्रकार का ओजोन लेयर नहीं था तो यूवी रेस डायरेक्टली हिट कर रही थी जो कि वाटर वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे थे। ठीक है। आपके पास अमोनिया और मीथेन थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे आपके पास कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये हो रहा था जी। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, सो लाइफ सबसे पहली बार कब अपीयर हुआ जी? सो 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये 4 बिलियन ईयर अगो आपके पास लाइफ आया था पहली बार, क्योंकि अर्थ जो है वो आपके पास 4.5 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुआ था। मदर क्या कहती है कि अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद ओके पहली बार लाइफ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर अगो। पहला नॉन सेलुलर फॉर्म जो था लाइफ का वो कब आया था? इट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो। तो जो नॉन सेलुलर फॉर्म था वो 3 बिलियन ईयर अगो आया था। वुड हैव पॉसिबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गायंट मॉलिक्यूल्स। अब जो पहला जो नॉन सेलुलर फॉर्म जो था लाइफ का वो किन से डेवलप हुआ है बेटा जी? वो आपके पास बहुत बड़े मॉलिक्यूल से डेवलप हुआ है जी। अब ये मॉलिक्यूल किस किस का हो सकता है जी? ये आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, इनका ये मॉलिक्यूल हो सकता है जी। ठीक है। अच्छा, अब फिर एनसीईआरटी क्या कहते हैं? अभी नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कैसे रिप्रोड्यूस किए? देखिए, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब जो ये कैप्सूल्स थे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस किए जी। अब कैसे किए वो किसी को नहीं पता है। पहला सेलुलर फॉर्म जो था लाइफ का वो कब आया जी? इट इज पॉसिबली ओरिजिनेटेड 2 मिलियन ईयर अगो। ये 2 मिलियन ईयर अगो आपको सेलुलर लाइफ फॉर्म देखने को मिला था जी। अच्छा, और पहली लाइफ कहां पर आई? तो पहली लाइफ आपको देखने को मिलेगा ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पहली लाइफ देखने को मिला हमें। अच्छा, दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोजेस स्लोली
through the evolutionary forces from a non-living molecule is accepted by the majority। देखिए मेजॉरिटी ऑडियंस ने, मतलब जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, ये बात तो सही है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हुआ है, बट उसके प्रोसेस को बहुत लेटली जाके 1950s में एक्सप्लेन किया गया था। तो जो इस थियोरी को फिर बाद में आपका वाइडली एक्सेप्ट किया गया, क्या कि जो पहली लाइफ फॉर्म है वो स्लोली किसके थ्रू आई है जी, इवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू आई है फ्रॉम दी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। ये बात आपको एक पता होनी चाहिए, ठीक है। थियरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब अलग अलग कौन कौन सी थियरीज दी गई थी, तो एकदम उसको शॉर्ट में लाया गया जी। सबसे पहली बात है स्पेशल क्रिएशन थियरी। ये कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स में दिया गया है, क्या ग्रंथों में लिखा गया है। ये क्या कहता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड, है ना, कि भगवान जी ने इनको एज इट इज क्रिएट किया है, ठीक है। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम। ओके, स्पेशल क्रिएशन कहती है कि जो आज का माहौल है ना, वो पहले भी था और वो आगे भी यही रहने वाला है, ठीक है, फ्यूचर ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना, ओके, कि स्पेशल क्रिएशन कहती है कि जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 साल पुराना है। आइए फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैंसपर्मिया थ्योरी आया। ये थ्योरी को किसने प्रपोज किया था जी, ओके, अर्ली ग्रीक थिंकर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको प्रपोज किया था। तो इनका मानना यह था कि जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है जी, ठीक है, और यूनिट ऑफ लाइफ को ये लोग स्पोर्स कहते हैं, और ये स्पोर्स जो रहता है इट वे ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। अब वो जो स्पोर्स है, यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स था, और किसी ने ना हर प्लैनेट पे स्पोर्स को छिड़क दिया, और हर प्लैनेट पे ऐसा लाइफ हो सकता है इनके हिसाब से, ठीक है। सो यूनिट ऑफ लाइफ क्या था बेटा जी, यहाँ पे स्पोर्स था, और ये स्पोर्स वे ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। ये स्पोर्स अलग अलग प्लैनेट पे और हमारे अर्थ पे भी आ गया, जिससे कि हम लोग प्रकट हो गए। अब जो थर्ड थियरी है वो कहता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता था कि लाइफ केम आउट फ्रॉम द डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। अब आप मुझे बताइएगा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी को किसने दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। बट इसको डिस्प्रूव किसने किया, इसको लुईस पास्चर ने फाइनली इसको डिस्प्रूव किया। कैसे डिस्प्रूव किया, तो उन्होंने प्रपोज किया था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है वो लुईस पास्चर ने प्रपोज किया था। तो लुईस पास्चर ने क्या बोला था कि जो भी लाइफ होता है, लाइफ ऑलवेज कम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। अब इन्होंने कैसे प्रूव किया, सो ही शोड दैट द प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द कील्ड ईस्ट, है ना, कि कील्ड अगर ईस्ट अगर मरा हुआ रहेगा उससे लाइफ कभी भी नहीं आएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आपका एक नया लाइफ आएगा। ये इन्होंने फाइनली प्रूव किया था जी, ठीक है। लेकिन फाइनल जो ओरिजिन जिसका एक्सेप्ट किया गया थ्योरी वो था ओपेरन हेल्डर का हाइपोथेसिस, या जिसको हम लोग केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं जी। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसाइड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या हुआ जी, केमिकल इवोल्यूशन हुआ रहेगा, मतलब नॉन लिविंग फॉर्म पहले बना होगा। फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से डाइवर्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो पहला फॉर्म है लाइफ का वो किन से आया जी, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपके पास आया, जैसे कि आपके पास आरएनए और प्रोटीन्स, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस को किसने प्रूव किया था, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रूव बाय द मिलर। ओके, मिलर का एक एक्सपेरिमेंट था, कब कंडक्ट करवाया गया था इसको, 1953 में एसएल मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने कंडक्ट करवाया था जी। अब इस सिमिलर एक्सपेरिमेंट में और क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिए, इन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मेशन हुआ था, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन बेसिस का, पिगमेंट्स का और फैट्स का फॉर्मेशन देखने को मिला था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बताइएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया गया था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया गया था। ओके, यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस प्रेजेंट है, कैसे हम लोग पता करेंगे जी। सबसे पहला आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एविडेंसेस फ्रॉम दी फॉसिल्स। फॉसिल्स से जो भी हमको एविडेंसेस मिलता है उसे कहते हैं। अच्छा, अब फॉसिल्स क्या होता है जी, देखो, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म विच इज फाउंड इन द रॉक्स। तो रॉक में जो भी हार्ड पार्ट मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को बेटा जी हम लोग फॉसिल्स कहते हैं जी। अच्छा, अब जो एज होता है फॉसिल का, उसको तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, देखिए, एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय द रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। आप लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से जो फॉसिल का एज है वो आप लोग पता कर सकते हो जी। अच्छा, अब जो फॉसिल्स जो है
वो डिफर करते हैं जी। देखिए फॉसिल्स ऑफ अ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन अ डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर। अब सेडिमेंट्री लेयर क्या होता है, अर्थ की अलग अलग लेयर होती है, नहीं है ना, अलग अलग लेयर होता है, अलग अलग टाइम स्केल का लेयर होता है। देखिए तो फॉसिल्स होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म का, वो आपको अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में देखने को मिलेगा, जो इंडिकेट करता है जियोलॉजिकल पीरियड को, कि वो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट किए थे, इन विच दे एग्जिस्टेड, मतलब इपोक्स, उनका पीरियड, उनका एरा कौन सा है वो हमें बताता है। ये हो गया आपके पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकंड हम बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है इसको किसने प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल। किसने प्रपोज किया था इसको, अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था जी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट वेयर एब्सेंट इन द एडल्ट। अब देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में इनमें बहुत कॉमेडी ये था, इनमें क्या बोला गया था ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेमी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जाते हैं। मतलब जैसे कि मेरे पास हर बच्चे के पास भी गिल स्लिट्स होगा, ऐसा इनका कहना का मतलब था। मैं वापस इस लाइन को पढ़ता हूं, क्या कि बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल दी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स है उन सभी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट वो फीचर्स आपके पास एडल्ट में एब्सेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल embryo of all the vertebrates developed a row of vestigial gill slits which is functional only in the fish and not found in other adult vertebrae। ओके मतलब ऐसा है कि जो गिल स्लिट्स हैं वो आपको एडल्ट फिशेस में ही देखने को मिलेगा, बट जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे में वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये था, बट इसको डिस्प्रूव किसने किया, इट वाज डिस्प्रूव बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने क्या बोला, ये बात ध्यान रखना, क्या ही नोटेड दैट द एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल्स। ओके एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता, ये बात एक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो प्रकार के ऑर्गन्स को हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन और एक होता है हमारा एनालोगस ऑर्गन होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, क्या होमोलोगस ऑर्गन में एंसेस्ट्री देखने को मिलेगा, कॉमन एंसेस्ट्री, यस, आपको कॉमन एंसेस्ट्री होमोलोगस ऑर्गन में देखने को मिलेगा। मतलब एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, बट एनालोगस ऑर्गन में किसी प्रकार का भी कॉमन एंसेस्ट्री देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इनके एनाटॉमिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन में इट इज सिमिलर बट डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, एक ही तुम्हारे पास एंसिस्टर्स है बट वो अलग अलग बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, वो अलग अलग तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हुआ है जी, डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द अडेप्टेशन टू द डिफरेंट नीड। इसका मतलब क्या हुआ कि है एक ही इनके एंसिस्टर्स है बट अलग अलग जगह के लिए ये लोग अलग अलग तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किए हैं जी, ठीक है। लेकिन एनालोगस में ऐसा नहीं, एनालोगस में क्या है जी, नॉट सिमिलर बट रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ द सिमिलर अडेप्टेटिव features in the different group of the organisms thus evolving for the same function। अब देखो सेम फंक्शन के लिए यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन अलग अलग स्ट्रक्चर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या था बेटा जी, सेम स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है जी, ये थोड़ा उसका उल्टा हो गया, है ना, कि अलग अलग स्ट्रक्चर मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करे। अब इनके एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। अच्छा अब जो फंक्शन देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सेमी एंसिस्टर है बट वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है जी, आपके पास स्ट्रक्चर्स अलग अलग है बट फंक्शंस ये आपके सिमिलर परफॉर्म करते हैं जी। अब टाइप ऑफ इवोल्यूशन कौन सा होगा जी, तो इसको याद करने का तरीका है एच डी और ए सी। ओके एसी है ना, एसी घर वाला। तो होमोलोगस ऑर्गन हरदम कौन सा इवोल्यूशन जो करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री से वो लोग रेडिएट कर गए ना अलग अलग डायरेक्शन में। और एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो आपके पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं जी, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे उनके एग्जांपल्स के बारे में। सो होमोलोगस ऑर्गन्स में आप बात करेंगे तो ये बोगनविला है और ये कुकुरबिटा है, ठीक है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है जी, ये सब आपके पास कौन से बर्ड से निकले हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड से ही निकले हुए हैं। इनका कॉमन स्ट्रक्चर एक्सिलरी बर्ड है, फंक्शन इनका अलग अलग है क्या, तो कुछ थॉर्न्स बन गए जो कि डिफेंस में हेल्प करेंगे। अब जो टेंड्रिल बन गया वो किस में हेल्प करेगा जी, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। सो थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या है जी, फंक्शंस आपके अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं बट स्ट्रक्चर सिमिलर है ना, स्ट्रक्चर सिमिलर बट फंक्शन अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे फोर ऑफ द वर्टिब्रेट, ठीक है, अब स्ट्रक्चर सेम है ना, सभी के पास ह्यूमरस होगा, रेडियस चलना होगा, सब होगा, बट फंक्शन अलग अलग है। किसी का चलना है तो किसी का कूदना है, किसी का स्विमिंग करना है,
है ना, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है किसके अंदर, होमोलोगस ऑर्गन में। अब हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन के अंदर। तो एनालोगस ऑर्गन में क्या हुआ है जी, अलग अलग स्ट्रक्चर बट फंक्शन वो सेम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा जी। तो इसमें एंट ईटर एंड नम्बैट, ठीक है, या तुम्हारा लीमर, स्पॉटेड कस्कस, ओके, बॉब कैट, टैस्मेनियन टाइगर कैट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे अलग से इसका एग्जांपल हुआ, इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब एनालोगस एग्जांपल का बेस्ट एग्जांपल देखिए क्या क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दी बर्ड्स। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है जी, अलग अलग है या सेम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हारे पास सेम ही है, विंग ही है ना, बट इनका फंक्शन जो है बेटा जी वो तुम्हारे पास सिमिलर है, स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर आपका अलग अलग कैसे है यहाँ पे, तो जो विंग्स होते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं, और जी बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेनियस होते हैं, तो स्ट्रक्चर अलग है बट तुम्हारे पास फंक्शन यहाँ पे सिमिलर परफॉर्म हो रहा है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो, देखो ये रूट मॉडिफिकेशन होता है, और पोटैटो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये दोनों क्या है जी, ये अंडरग्राउंड में तुम्हारे पास खाने को ही स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन में और कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, वर्टिब्रेट्स के हार्ट एंड वर्टिब्रेट के ब्रेन्स। अच्छा, मॉर्फोलॉजी होमोलॉजी के अंदर और क्या देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में छिपा के दिया हुआ है। ओके, सिमिलैरिटी इन द प्रोटीन्स एंड द जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंडिकेटेड अ कॉमन एंसेस्ट्री। अब देखिए हम सभी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर AUG है वो स्टार्टर कोडॉन है, या ट्रिपल यू अगर फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है मेरे अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी, या किसी फिश के अंदर भी, या किसी बैट के अंदर भी, इसका मतलब क्या है कि वो जो जीन है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, तो ये भी तुम्हारे पास होमोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल एक हो जाएगा कि नहीं, भले वो हम अलग अलग और अलग अलग जगह पे रहते हैं बट वो सेम जीन एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, दिस बायोकेमिकल सिमिलैरिटी point on to the same shared ancestry as a structural similarity among the diverse organism। तो ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है वो एक्चुअली होमोलॉजी को ही समझाता है, बिकॉज कॉमन एंसेस्ट्री का जो कंडीशन है वो आपके पास होमोलॉजी में ही आता है जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए जी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अडेप्टेटिव रेडिएशन के बारे में। अब अडेप्टेटिव रेडिएशन क्या कहता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज इन द गिवन ज्योग्राफिकल एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ द जियोग्राफी। अब यहां पर होता क्या है ना कि सिंगल पॉइंट से ये लोग अलग अलग एरियाज में रेडिएट कर रहे हैं। अब बताइए कौन सा इवोल्यूशन हुआ, ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ, आप बोलेंगे सर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना, एक सिंगल पॉइंट से लोग अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रेडिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर नीड्स, उनको जिस चीज की डिमांड है उसके बेसिस पे लोग अलग अलग रीजन्स में डेविएट कर रहे हैं। अब इसके दो एग्जांपल, एक है डार्विन के फिंचेस और एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब डार्विन के फिंचेस जो थे एक्चुअली में ये स्मॉल ब्लैक बर्ड्स है क्या, ये किन से इवॉल्व हुए हैं जी, दे आर इवॉल्व फ्रॉम द सीड ईटिंग बर्ड्स इन द गैलापागोस आइलैंड। ये किन से इवॉल्व हुए हैं जी, दे आर इवॉल्व फ्रॉम द सीड ईटिंग बर्ड्स, है ना, जो कि आपको ये ओरिजिनल सीड ईटिंग ही थी। ओके, कहां पर मिलती थी, ये गैलापागोस आइलैंड में मिलती थी। अब हुआ क्या कि वहां पे अब वहां से ना जो हमारे पास जो सीड ईटिंग बर्ड्स थी वो अलग अलग जगह पर चले गई। अब वहां अगर अलग अलग जगह पर गए, समझो कि कुछ यहां पे चले गए, कुछ यहां पर चले गए, अब वहां पे जाके वो लोग मॉडिफाई हो गए, अपने बिग्स को मॉडिफाई कर लिए वहां पे जो चीज खाने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो दे ऑल्टर्ड द बिग अरोजेस इनेबलिंग देम टू बिकम द इंसेक्टिवोरस। ओके, वेजिटेरियन, कुछ इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट को खाने लगे, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थे जो कि नट्स को खाने लगे, है ना, या सीड्स को खाने लगे। तो ये भी आपको देखने को मिला जी। सो वेराइटी ऑफ बिग्स ऑफ द फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन द गैलापागोस आइलैंड। तो ये भी किसका एग्जांपल है बेटा जी, अडेप्टेटिव रेडिएशन का एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में हम बात करेंगे जी। ठीक है, तो यहां पर मार्सुपियल का रेडिएशन हुआ था, जिससे कि तुम्हारे पास तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, बुम्बैट, बेंडिकॉट, कोला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, तो ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ जी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। देखो अब अगर समझिए कि अगर यहां पे अब मैं एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर किसी एरिया में अगर आपके पास अगर किसी एरिया में दो अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है तो वो मिलके क्या बनाएगा बच्चों, वो मिलके क्या बनाएगा जी, क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनाएगा, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनाएगा। देखिए, when more than one adaptative radiation appear to have occurred in the isolated geographical area, okay,
आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया मतलब रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट हैबिटेट, यहाँ की हैबिटेट अलग है। वी कॉल देयर एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब हुआ क्या है कि वो कन्वर्ज कर गया ना, इसके लिए यहाँ पे अपन ने होमोलॉजी का एग्जांपल लिया है प्लासेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को। समझे अब ये कॉन्सेप्ट? क्या अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे? तो उसका एग्जांपल देखिए क्या है बच्चों, तो प्लासेंटल मैमल्स में, ये आपको बेटा पेपर में आता ही आता है, सो प्लीज एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका ट्रिक वाला टेबल जो है ना, मैं आपको किसी अगले क्लास में बता दूंगा जी, बड़ी टेबल से आपको गो थ्रू करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या कहता है देखिए, सो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब देखिए, हम ये कहते हैं ना कि एनवायरमेंट फेवर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीना या मरना है। इसी प्रकार से जो भी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज होती हैं, ओके, अलग अलग सेलुलर फॉर्म्स के अंदर, लाइफ के अंदर, ओके, उसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा जी? नेचुरल सिलेक्शन उसको इन्फ्लुएंस करता है, और यही बनता है तुम्हारे पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक बेसिस बनता है जी। ठीक है, आइए अब इसका एग्जांपल क्या एनसीईआरटी कहती है कि रेट ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो कि किसी स्पीशीज के अंदर नए लाइफ फॉर्म्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नई स्पीशीज के अंदर बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, पर्टिकुलर स्पीशीज के सब स्पीशीज बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, तो आप उसका पहले लाइफ स्पैन देखिए। सबसे पहले आप उसका लाइफ स्पैन देखिए। अगर किसी की लाइफ स्पैन कम होगी ना, उसकी जो वेरिएशन की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होगी। ओके, एग्जांपल, माइक्रोब्स हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम द मिलियन विद इन द आवर्स। ठीक है, और इनकी सब वेराइटीज भी बहुत तेजी से आने लगती है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थियरीज फॉर इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स। अब क्या क्या थियरीज इसके लिए प्रपोज की गई है देखिए, तो इट वाज गिवन बाय द फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिनका नाम था लेमार्क। लेमार्क ने इनकी मेन दो पॉस्टुलेशन थी। सबसे पहली बात क्या, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा, जिसका यूज नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, इन्होंने क्या बोला, और जिसका यूज ज्यादा हुआ है वो अगले वाले जनरेशन में पास होगा, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब कि जो लॉन्ग नेक है जिराफ के अंदर, इट इज एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेचिंग द नेक वाइल फॉर गेजिंग द लीव्स ऑन द टॉल ट्री। कहने का मतलब है कि जो जिराफ के जो गर्दन है वो लंबे इसके लिए हो गया क्योंकि वो अपना गर्दन बार बार ऊपर रखती थी ये खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए, और वही तुम्हारे पास वो गर्दन ऊपर करने की वजह से वो जो कैरेक्टर्स है वो हर जनरेशन में पास होता चला गया जी। बट इसको डिस्प्रूव किया गया आगे चल के। ओके, अब डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखिए क्या कहता है। देखिए, अब डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, किससे? एचएमएस बीगल शिप से जी। अब इनकी दो की ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, existing living form share the similarity to the varying degree not only among themselves but also with the life form that existed millions of year ago। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इन्होंने बोला कि जो भी पुरानी लाइफ फॉर्म्स है वो सिमिलैरिटी शो करती है करंट लाइफ फॉर्म से, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। और ये जो सिमिलैरिटीज है ना, वो सिर्फ इसी जनरेशन की बात नहीं है, वो आपके पास जो प्रीवियस जनरेशन थी, जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो जनरेशन थी, उसके अंदर भी ये आपको लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हुए मिलेगी। वापस इस लाइन को पढ़िए क्या, कि एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर द सिमिलैरिटीज। ओके, ये लोग जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो सिमिलैरिटीज शेयर करेंगे, बट वो वेरी कर सकता है बहुत ही स्मॉल डिग्री ऑफ स्केल पर। ठीक है, बट अब ये जो सिमिलैरिटीज है आपके पास लिविंग लाइफ फॉर्म्स के अंदर, ये आपके पास मिलियंस ऑफ ईयर अगो भी प्रेजेंट था जी। ठीक है, आइए जी, अब द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ोगे अर्थ का, तो आपका बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी बताता है जी। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन द डार्विनिज्म। ठीक है, तो मेरे पास थॉमस मैल्थस से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए थे। क्या कि जो पॉपुलेशन होता है इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कब ग्रो करेगा, इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है बच्चों, कमेंट में बताइएगा। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि नेचर में रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। नेचर कीप्स अ कंट्रोल चेक ऑन द पॉपुलेशन साइज विच आर हेंस नियरली स्टेबल। और नेचर मेक श्योर करता है कि किसी के बाद ही बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर बढ़ जाए तो कंट्रोल में कैसे लाना है, नेचर के पास वो भी मैकेनिज्म प्रेजेंट है। आइए, अब क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए गए देखो। अकॉर्डिंग टू डार्विन, वेरिएशन जो होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एंड इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्या, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये डार्विन के हिसाब से था। ओके, डार्विन क्या बोलते थे
कि जो वेरिएशन होता है बेटा जी वो आपके पास स्मॉल होता है और वो डायरेक्शनल होता है। ओके, इवोल्यूशन जो होता है डार्विन के लिए वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। अब जो वेरिएशन था बच्चों वो पॉपुलेशन में कब एग्जिस्ट किया था? देखिए, वेरिएशन एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशंस व्हिच आर हेरिटेबल, है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और ये वेरिएशन ही वो कारण है, ओके, एंड व्हिच मेक्स द रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर। और अगर ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो इससे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिसोर्स को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है, बेटर फॉर अ फ्यू विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस। और अगर जिसने प्रॉपर्ली रिसोर्स को यूटिलाइज किया वही जिंदा होकर रिप्रोड्यूस करेगा और वो ज्यादा प्रोजेनी को छोड़ेगा, या बाकी के सारे जो जिन्होंने प्रॉपर्ली रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया वो सारे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे जी। ये एनसीईआरटी भी कहती है। अच्छा, फिटनेस रिफर्स अल्टीमेटली ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यहाँ पे जब फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात हो रही है जी, ठीक है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस। अब जो अडेप्टिव एबिलिटी होता है, ओके, वो इनहेरिट करता है क्या? जैसे कि अगर मेरे जीन्स होंगे वो मेरे आगे वाले जनरेशन में पास होगा, ओके, वो आगे वाले जनरेशन में पास होगा। तो जितने भी अडेप्टेशन वाली जो जीन रहती है वो इनहेरिट होती है और वो जीन्स पर डिपेंड करता है जी। और फिटनेस एक्चुअली में किसका रिजल्ट है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पैदा कर पाओ जी, ठीक है। आइए अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक है ब्रांचिंग डिसेंट का और एक है नेचुरल सिलेक्शन का। ये दो की कंपोनेंट्स थे डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। ये दो की कंपोनेंट थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन जी। देखिए, अब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में एसेंटेट द वेरिएशन, ओके, ये एक्सेलरेट कर सकते हैं वेरिएशन को। अगर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाए या जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए तो क्या ये एक्सेलरेट कर सकता है क्या वेरिएशन को? एक्सेलरेट करेगा। अगर वेरिएशन अगर एक्सेलरेट हो गई तो एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको स्पीसिएशन कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी? स्पीसिएशन कहते हैं जी। अच्छा, वीकनेस देखिए क्या क्या है, देखो, दे विल अनेबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब देखो यार, जो मेंडल डार्विन बाबा थे उनका क्या क्या वीकनेस था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएशन आता कैसे है जी। ओके, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पीसिएशन, एक न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है। और इन्होंने मेंडल के वर्क को भी इग्नोर किया था। किसने? हमारे पास डार्विन चच्चा ने। अच्छा, फिर इसके बाद आया म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था पहली बार 20th सेंचुरी के अंदर जी। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था और इन्होंने क्या बोला कि न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। जो भी न्यू स्पीशीज है वो किसका एंड रिजल्ट है बच्चों? वो म्यूटेशन से आता है, विच इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसको अपन सॉल्टेशन कहते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो कि रैंडम और डायरेक्शनलेस वेरिएशन होता है और ये सडनली आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ओके, ये आपको सडनली पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। क्या ये बातें क्लियर है? आई होप कि ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई रहेगी। तो ये आपके पास म्यूटेशन थियरी ह्यूगो डिवेरिस ने किया था। सॉल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन जो कि रैंडम और डायरेक्शनलेस आपका होता है जी। अच्छा, अब एल्फ्रेड वेलेस जो थे, जो कि एक नेचुरलिस्ट हैं, ओके, उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? हु वर्कड इन द मलाया आर्चिपिलागो, ये एक आइलैंड है, ठीक है। हैज आल्सो केम टू द सिमिलर कंक्लूजन एज अ चार्ल्स डार्विन अराउंड द सेम टाइम। तो जो एल्फ्रेड वेलेस का कंक्लूजन था वो सेम था जो डार्विन चचा ने दिया था जी। अच्छा, इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। अब जो इवोल्यूशन है वो एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो स्क्रिप्ट लिखा है वो चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ स्टोकोचेस्टिक प्रोसेस बेस्ड अपॉन द चांस इवेंट। वो बाय चांस, ओके, वो हर टाइम और हर सेकेंड जो है वो बदलते रहता है जी, वेरिएबल है ना। इट इज अ स्टोकोचेस्टिक प्रोसेस बेस्ड अपॉन द चांस इवेंट इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं होता है। ओके, इवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस कभी भी नहीं होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है, ठीक है। अगला, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम मैन हैज क्रिएटेड द ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड, जैसे कि डॉग, है कि नहीं। इंटेंसिव ब्रीडिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से दो कुत्तों को तुम अगर जर्मन शेफर्ड को रखोगे और क्या कहते हैं सिट्जो को रखोगे तो सिट्जो एकदम बचकाना सा छोटू सा और जर्मन शेफर्ड कितना बड़ा सा,
तो आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा इंटेंसिव ब्रीडिंग करके हम लोगों ने इतना वेरिएशन क्रिएट कर दिया है उनके फिनोटाइप के अंदर, ठीक है। तो ये बात एक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब क्या, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या क्या आपके पास इवोल्यूशन में देखने को मिला है जी। सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स डेवलप हो गए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप हुआ, ठीक है। इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, क्लासिकल एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, बेस्ट एग्जांपल है कि इंसानों ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से ब्लैक मॉथ की क्वांटिटी बढ़ गई और व्हाइट मॉथ खत्म होते चले गए। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है कि नहीं, हमने इतना ज्यादा एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड यूज कर लिया है कि अब जो बैक्टीरियाज हैं, जो पेस्ट है, वो रेजिस्टेंट बन चुके हैं जी, ठीक है। अब देखो, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये बात है कब की, 1850s की बात है जी। व्हाइट मॉथ कवर्ड बाय द लाइकेंस, है ना, व्हाइट मॉथ जो थे दे वर कवर्ड बाय द लाइकेंस। अब हुआ क्या जी, व्हाइट मॉथ ज्यादा थे और ब्लैक मॉथ कम थे, ठीक है। सो प्रीडेटर किसको खाते थे जी, वो ब्लैक मॉथ को, मतलब मेलेनाइज्ड मॉथ को खाते थे। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि 1920s में हुआ, इट बिकेम अ डार्क ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सूट एंड द स्मोक। तो जो भी स्मोक निकलते थे उससे कि जो भी पेड़ के छाले थे ना, छल्ले थे, बार्क थे, वो पूरे के पूरे काले पड़ गए जी। अब उससे क्या हुआ, लाइकेंस जो है वो निकल गया, लाइकेंस अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेंस गायब हो गया तो व्हाइट मॉथ धीरे धीरे कम होने लगे, ब्लैक मॉथ की क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों, तो अब यहाँ पे प्रीडेटर, जो जितने भी प्रीडेटर थे वो किसको खाते थे, वो व्हाइट मॉथ को पकड़ के खा लेते थे, ठीक है। तो एक ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो लाइकेंस होते हैं दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरियाज, तो दे आर अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। अच्छा, एजेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन है, प्रीडेटर या बर्ड्स होते हैं क्या, जो ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मॉथ दैट वेर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ, कैमोफ्लेज का मतलब है जो अपने आप को बचा पा रहे थे बैकग्राउंड में, वो सर्वाइव करके क्या, बट नो वेरिएशन इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अच्छा, प्रीडेटर बहुत शाना है, वो ये सारे के सारे को नहीं खाएगा, वो प्रे प्रीडेटर एक रिलेशनशिप होता है जहां पे वो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखेगा। अगर वो सबको खा जाएगा ना तो वो फिर बाद में मर जाएगा, फिर बाद में किसको खाएगा, तो ये बात भी पता होना चाहिए। अच्छा, अभी ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी हम लोग एक बारी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्या कह रहा है कि जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म जो था लाइफ का, वो कब आया जी, 3 बिलियन ईयर अगो हमारे पास आया, ठीक है। पहला सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर अगो है, माया का मतलब है मिलियन ईयर अगो। पहली बार इन्वर्टिब्रेट्स 350 मिलियन ईयर अगो देखने को मिला। सी वीड्स और कुछ प्लांट जो हैं वो 320 मिलियन ईयर अगो आपके पास आए थे। अच्छा, जो भी लैंड रेप्टाइल्स थे दे वर डायनासोर्स व्हिच डिसअपीयर्ड 65 मिलियन ईयर अगो। ध्यान देना बच्चों, लैंड रेप्टाइल्स कौन थे, डायनासोर्स थे, जो कि 65 मिलियन ईयर अगो डिसअपीयर कर गए। रीजन क्या था डिसअपीयर होने का, तो कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया था और कुछ कहते हैं कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गया था, ओके। कुछ some land reptiles went back to the water to evolve a fish like reptiles। कुछ लैंड रेप्टाइल्स होते हैं वो पानी में चले गए और वो लोग फिश बन गए जी, फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए, जैसे कि एक थायोसोरस 200 मिलियन ईयर अगो में। मॉडर्न डे डिसेंडेंट ऑफ द रेप्टाइल्स, अभी के जो समय के जो रेप्टाइल्स हैं वो कौन है, हमारे पास टर्टल्स हैं, टोटॉइज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। अच्छा, फिर यहां पे बात होती है, पहली बात लोब्ड फिन फिश को पकड़ा गया जी, जिनको हम लोग कोलिकैंथ कहते हैं जी। ये प्राइमरली एक्वाटिक है क्या, ये प्राइमरली आपके पास एक्वाटिक है। 1938 में इस फिश को पकड़ा गया, कहां पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि ये आपके पास एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और ये मानते हैं कि जो लोब्ड फिन फिश है ना, ओके, ये पॉसिबली किसके अंदर इवॉल्व हो चुकी है जी, यही आपके एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई है। एम्फीबियंस क्या, जिनके पास डुअल नेचर है, जिनमें फ्रॉग सैलेमेंडर्स आते हैं, जो एक्वाटिक और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। और एम्फीबियन जो है वो पॉसिबली किस में इवॉल्व हुए जी बेटा, वो रेप्टाइल्स में आपके पास इवॉल्व हुए हैं। रेप्टाइल्स के की फीचर्स क्या क्या थे, वो थिक शेल्ड अंडे देते थे, दे ले द थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन, है ना, वो गर्मियों में सूखते नहीं थे, ठीक है। और ये माना जाता है कि रेप्टाइल से एव्स आए, एव्स से आपके पास मैमल्स आए, mammals, so they arouse from the ancestral extinct reptiles। कुछ ऐसे थे जो कि तुम्हारे extinct reptiles से भी mammals हैं, और बहुत सारे mammals एव से भी डेवलप किए हैं, ऐसा हिस्ट्री कहता है। अच्छा, विविपरस mammals के अंदर एक फीचर था विविपरस का, मतलब दे प्रोटेक्ट यंग वंस इनसाइड द मदर बॉडी। फिर बाद में विविपरस बहुत ही इंटेलिजेंट थे इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर,
है ना, ये डेंजर को बहुत इजीली अवॉइड भी कर देते थे। आइए अब हम बात करेंगे हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, बट मैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो भी अलिक फ्रीक्वेंसी होता है पॉपुलेशन में, वो स्टेबल होता है और वो कांस्टेंट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जो भी अलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है एक पॉपुलेशन का, वो स्टेबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ओके, जीन पूल का मतलब क्या होता है? टोटल जीन और उनके अलील्स पॉपुलेशन में कितने, उसको अपन कहते हैं जीन पूल कहते हैं, जो कि आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, सम टोटल ऑफ ऑल द अलिलिक फ्रीक्वेंसी इज अ 1। जो सम टोटल होता है अलिलिक फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है जी? आपके पास 1 होता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब P तुम्हारे पास क्या होता है जी? P आपके पास, ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी ले सकते हो। तो यहां पे जो P को लिया गया है वो फ्रीक्वेंसी लिया गया है रेसेसिव अलील का, मतलब स्मॉल a का, और Q को लिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट अलील कैपिटल A का। ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2। अच्छा, पी स्क्वायर कब यूज होगा जी? जब हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे, तब यहां पर ये पी स्क्वायर के बारे में हम बात करेंगे जी। ठीक है, आइए जी, तो जहां पे ए आ जाएगा, क्यू स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रेसेसिव, 2pq में हमारे पास कौन आएगा जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए। अब माता यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रही है, देखो ध्यान देना है बच्चों, कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया, अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर डिफर कर रहा है, डिविएट कर गया है, द डिफरेंसेस इंडिकेट दैट एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। और जो जितना चेंजेस हुआ है नंबर में, वही बताता है कि इवोल्यूशनरी बदलाव आया हुआ है जी, या मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हुआ है जी। आइए अब कौन कौन हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है? देखिए इसका न्यूमेरिकल जो है ना, मैं आपको किसी अलग से क्लास में करा दूंगा। सो बट अभी आपको ना यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा रहेगा होमोजाइगस डोमिनेंट का, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको अलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछा रहेगा तो P प्लस क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ओके इसके न्यूमेरिकल वाले क्लास में। अच्छा, अब कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को? सबसे पहला है जीन का माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या कहता है? देखिए कि व्हेन अ माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू द अनदर प्लेस ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में से कुछ लोग निकल के दूसरे जगह पर रहने चले गए, ओके अकर्स, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया क्या जी? इन द ओरिजिनल एज वेल एज अ न्यू पॉपुलेशन। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग ने बोला कि अब हम जाके रशिया में रहेंगे, तो इंडिया के लोग जाके रशिया में रहने लगे, तो इंडिया की जीन फ्रीक्वेंसी की पॉपुलेशन बदली, इवन रशिया की भी जीन फ्रीक्वेंसी की पॉपुलेशन बदली। क्यों बदली? तो वहां पे नया जीन आया और यहां से कुछ जीन लॉस हो चुका है। देखिए, तो इमाइग्रेशन में क्या होता है? इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ जीन से अलील्स का लॉस हो गया है, और आइमाइग्रेशन जो होता है जहां पे क्या हो रहा है जी? न्यू जीन्स और अलील जो है ना वो आपके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम्स, उसको अपन कहते हैं जीन फ्लो कहते हैं। अगर ये बार बार हो रहा है तो मतलब जीन फ्लो कर गया है जी। आइए सेकंड जो रीजन है बच्चों, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इससे भी तुम्हारे पास जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। वेरिएशन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, कि फ्रीक्वेंट आपके पास वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, और रिकॉम्बिनेशन विल लीड टू द वेरिएशन। थर्ड है बेटा जी आपके पास म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोड दैट pre-existing advantage mutation were selected while result in the observation of the new phenotypes। देखिए ये कहता है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग जितने भी तुम्हारे पास म्यूटेशंस रहेंगे वो न्यू कंडीशन में एग्जिस्ट कर जाएंगे, लेकिन जितने भी जो म्यूटेशन अभी करंट हैबिटेट में नहीं रह सकते वो सारे के सारे आपके पास एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मतलब क्या? अगर कुछ लोग अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इससे भी क्या हुआ जी? जीन पूल तुम्हारे पास खराब हो गया। देखिए, ओवर अ फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन द स्पीसीएशन। अगर फ्रीक्वेंटली अगर म्यूटेशन अगर आता रहा, इससे एक बाद में न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जी। ठीक है, चौथा रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है कि जब भी चेंज होगा, चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है जीन फ्रीक्वेंसी में, वो भी कैसा हो रहा है जी? स्मॉलर पॉपुलेशन में, और ये बाय चांस हो रहा है। ओके, सम टाइम द चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट दैट द न्यू सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन दैट बिकम्स इज अ डिफरेंट स्पीशीज। अब अगर यहां पे होता क्या है ना, कि जब ये जो न्यू सैंपल बनेगा आगे चल के, ये इतना नया दिखेगा कि उसको लगेगा ही नहीं कि इसका कोई एंसेस्टर था पहले। इसका मतलब ड्रिफ्ट कर गया, पूरा का पूरा मास्किंग उसकी हो चुकी है। ठीक है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड
पॉपुलेशन बिकेम्स फाउंडर्स, तो जो ओरिजिनल जो स्पीशीज थे अब उनके फाउंडर्स बन गए और इसके इफेक्ट को अपन फाउंडर इफेक्ट कहते हैं जी। लास्ट में आता है नेचुरल सिलेक्शन, अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग द बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब कॉमन सी बात है, नेचुरल सिलेक्शन क्या कहेगा कि प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, ऑर्गेनिज्म खाएंगे पिएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर रिप्रोड्यूस करेंगे वेरिएशन आएगा मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपके पास अफेक्ट कर रहा है जी। ठीक है, 3 टाइप के आपके पास सिलेक्शंस होते हैं। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मोर इंडिविजुअल जो है वो आपके पास मीन कैरेक्टर को एक्वायर करेगा, देख रहे बीच वाले कैरेक्टर को। डायरेक्शनल में क्या होगा जी, मोर इंडिविजुअल जो है इट विल एक्वायर दी वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। सो मीन कैरेक्टर के अलावा और दूसरे वैल्यू को अगर एक्वायर करेंगे उसे अपन डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं जी। और डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है, मोर इंडिविजुअल जो है इट एक्वायर्ड अ पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू बोथ द एंड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मीन को छोड़ के वो लोग पेरिफेरल जितने भी वैल्यूज हैं उसको लोग ऑब्टेन करेंगे। किसकी बात हो रही है आपके पास, ये बात हो रही है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन के बारे में, तो एक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, देखिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इज इवॉल्व्ड इन द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम लाइक प्लेओजोइक, मीजोइक और सीनियोजोइक। अगर हम बात करेंगे क्लोरोफाइट्स के एंसेस्टर्स, क्लोरोफाइट्स के एंसेस्टर्स क्या वो ब्रायोफाइट्स, अगर तुम बड़े देखोगे क्लोरोफाइट्स के जो एंसेस्टर्स है वो आगे चल के तुम्हारे पास ब्रायोफाइट्स में इवॉल्व किए हैं क्या, बड़े गौर से देखना है ना। ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर्स लाइकोपोड्स, सीलोफाइटन वेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स फॉर अ जिम्नोस्पर्म, फर्न, जिंकोगो, नेटल्स एंड स्पिनोसिड्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, तो स्पिनोसिड्स, नीटल्स, जिंकोगो, फर्न के इनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन है जी, सीलोफाइटन है, ये बात एक आपको पता होना चाहिए जी। अच्छा, ओरिजिन ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन इज मोर रीसेंट देन दैट ऑफ डाइकॉटिलिडॉन्स। सो मतलब मोनोकॉट्स अभी आया है, डाइकॉट्स पहले से आया था, तो ये बात भी एक आपको पता होना चाहिए जी। गायंट फन टेरिडोफाइट्स वेयर प्रेजेंट 200 मिलियन ईयर अगो बट दे ऑल फेल टू फॉर्म द कोल डिपॉजिट स्लोली। ये जितने भी थे फंस वो बाद में कोल डिपॉजिट बन गए जी। ये स्केल जो है बच्चों वो आपके पास जियोलॉजिकल पीरियड को एक्सप्लेन करा है। इनमें से जो भी नीट में सवाल आ सकता है वो यहाँ पे पॉइंटर में लिखा हुआ है जी। अब हम बात करेंगे जी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में जी। अब जो टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टूटारा और इनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन है जी, सौरोपसीड्स हैं। कौन है जी, सौरोपसीड्स हैं। टूटारा ये सब, ये इनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन है, सौरोपसीड्स हैं। अब जो थीकोडोंट है, थीकोडोंट एंसेस्टर gave the way to existing crocodile and birds and extinct dinosaurs। थीकोडोंट एंसेस्टर्स ने किसको, जो existing क्या है जी, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स और एक्सटिंक्ट डायनासोर्स, कौन, थीकोडोंट एंसेस्टर्स। ठीक है, अब ओरिजिन मैमल से कैसे हुआ है, देखिए आपके पास साइनोप्सीड्स, फिर बाद में पेलिकोसोरा, थेरेप्सीड्स एंड उसके बाद आपके पास मैमल्स इस तरीके से डेवलप हुए हैं। तो एक बारी इसको भी गो थ्रू आप लोग कर लीजिएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियोस इनके ऊपर आपका बनाने वाला हूं विद क्वेश्चंस, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। आइए अब हम बात करेंगे डायनासोर्स की इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कौन है आपके पास, ट्राइकोराटोप्स। ये 3 हॉर्न्ड डायनासोर से विद अ बोनी फ्रिल अराउंड बैक ऑफ इट्स हेड, कौन, ट्राइकेराटोप्स ये। ठीक है, देन है मेरे पास स्टिगिनोसोरस है, स्टिगिनोसोरस। ये लार्ज ट्रायंगुलर बोनी फ्लैट्स प्लेट्स अलोंग द बैक एंड स्पाइक्ड टेल आपको देखने को मिले। देखो ये कैरेक्टर्स अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए जी, ये कैरेक्टर्स पता होना चाहिए आपको। ये हो गया स्टिगिनोसोरस, ट्राइकेराटोप्स हो गए। ट्राइनोसोरस रैक्स कैबिटर जी, ये 20 फीट हाइट में बड़ा है, डैगर लाइक टीथ है। ब्रैकियोसोरस क्या है, ब्रैकियोसोरस ये लॉन्ग जिराफ लाइक नेक है एंड लॉन्ग 4 लिम्स है, किसके, ब्रैकियोसोरस के। टेरेनोडोन के दे वर पॉसिबली फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ओके, ये आपके पास अगर देखोगे तो जो हमारे पास टेरेनोडोन थे दे वर फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ठीक है, आर्क्योप्टेरिक जो थे इट्स अ ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन दी नॉन एवियन डायनासोर्स एंड बर्ड्स। तो ये एव्स और डायनासोर्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक थे, कौन, आर्क्योप्टेरिक्स। देखिए Brachiosaurus and Tyrannosaurus arose separately, mostly likely from the common ancestor। एक बात ध्यान रखना, कौन सेपरेटली आपके पास अराइज हुआ है जी, ब्रेकियोसोरस एंड ट्राइनासोरस। तो ये बात एक आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन का किस किस तरीके से हुआ है। देखिए, ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस 15 मिलियन ईयर अगो क्रेनियल कैपेसिटी 100 थी किसका, ड्रायोपैथिकस में, और रामापैथिकस में 150 से 300 सीसी थी। ओके, ड्रायोपैथिकस वेयर मोर एप लाइक एंड रामापैथिकस वेयर मोर मैन लाइक। ठीक है, हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, ये था क्या कैरेक्टर्स, ये बात एक आपको पता होना चाहिए। फिर आपके ऑस्ट्रेलोपैथिकस है 2 मिलियन ईयर अगो, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी की थी। फ्यू फॉसिल्स ऑफ द मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इथियोपिया एंड तंजानिया। देखो इस लाइन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस के टर्म में बात हो रही है। 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्रिमेट्स वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ओके, दे वे प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक्ड अपराइट। तो ये अपराइट जा रहे थे, चल रहे थे। एविडेंस शो दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, बट ये लोग फ्रूट ही खाया करते थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस तक। ठीक है, अब क्या है जी, होमो हैबिलिस है, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ये पहले वो ह्यूमन थे जो कि होमिनिड थे। ओके, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट अ मीट, ये भी मीट नहीं खाया करते थे। ठीक है, होमो इरेक्टस ये 1.5 मिलियन ईयर अगो आया, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। फॉसिल डिस्कवर्ड कहां पे हुई जी, जावा में इन 1891, एंड ये लोग मीट खाया करते थे। तो पेपर में आता है इरेक्टस, इरेक्ट करने वाले मीट खाया करते थे। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। नियंदरथल जो थे बच्चों 1 लाख से 40,000 साल पहले आए थे, और इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी का था। ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में आपके पास रहे। ठीक है, दे यूज्ड टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो लोग अच्छे से अंतिम संस्कार किया करते थे। ओके, अगला होमो सेपियंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 75,000 से 1 लाख ईयर 75,000 से 10,000 ईयर अगो आए हैं। ओके, इनको अपन आइस एज भी कहते हैं। ये अफ्रीका में अराइज हुआ है और ये मूव कर गया है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू द डिस्टिंक्ट रेसेस। ये अलग अलग रेसेस में डेवलप कर गए हैं जी। ठीक है, अब जो स्कल है बेबी चिंपैंजी का, वो ज्यादा किसकी तरह दिखता है जी, एडल्ट ह्यूमन स्कल की तरह दिखता है देन दी एडल्ट चिंपैंजी। एक ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो स्कल होता है बेबी चिंपैंजी का, वो आपके पास इट इज मोर लाइक द एडल्ट ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल और बेबी चिंपैंजी का सेम दिखता है। ओके, देन द एडल्ट चिंपैंजी स्कल। ठीक है, आइए जी, सो कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ द एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एंड बेबी चिंपैंजी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो था वो 18,000 साल पहले शुरू हुआ था। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन इन द भीमटिका रॉक शेल्टर, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया था एंड ह्यूमन सेटलमेंट आपका स्टार्ट हुआ था। देखिए, चैप्टर बहुत ज्यादा रटना है, इसमें बहुत सारा डेटा है, तो इसको प्लीज गो थ्रू आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। आज शाम 6 बजे हम लोग इवोल्यूशन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज क्लास में आएगा। सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक मुझे जरूर से दीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोग उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। सो मिलते हैं अपन कितने बजे अभी शाम को 6 बजे। आज हम लोग इवोल्यूशन को प्रैक्टिस करने वाले हो। रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में #ready जरूर से लिख दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।